नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज एक स्वस्थ और बेहतर समाज की परिकल्पना के लिए शिक्षा का होना बेहद जरूरी है और उसी शिक्षा को लेकर क्या आपके संवैधानिक अधिकार हैं, संविधान में कानून में किस तरीके से इसकी व्याख्या की गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या क्या गाइडलाइंस इस बारे में दी गई हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। सवाल जो आज का हमारा है वो यही है कि क्या हैं आपके शिक्षा संबंधी अधिकार। कानूनी सहायता के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, हम तक जुड़िए और बेहतर कानूनी सहायता आप हमसे सीधे तौर पर पा सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और सवाल या कोई और कानूनी दिक्कत भी आपके सामने है तो निसंकोच होकर आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं और हमें अपनी समस्या बताकर बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अर्चना पाठक दवे, आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत स्वागत है अर्चना जी आपका इस शो में आने के लिए। जब शिक्षा के अधिकार की बात हम लोग करते हैं तो मूल इसका क्या है, क्या संविधान में लिखा गया है, क्या अधिकार शिक्षा के लिए इस देश के नागरिकों के पास है? देखिए अनंत, आर्टिकल 21A 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और उसमें ये कहा गया था कि हर चाइल्ड को एक फंडामेंटल उसका राइट है फ्री एजुकेशन प्राप्त करने का। और इसी के लिए इनफैक्ट ये जो बहस है, ये जो बात है, ये हमारे फ्रेमर्स ने भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं हवाला आया था कि एक देश की तरक्की कैसे होगी, वह तभी होगी जब हमारा यहाँ का हर बालक एक शिक्षा जो एक मिनिमम एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको हम कहते हैं वह पाएगा। और आगे हम इसी तरह से जब हमारा देश विकसित होगा तभी होगा जब हर बच्चा इसको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी। जी, तो उसके लिए क्या क्या चीजें मैम रखी गई हैं कि किस किस बच्चे को कितनी की उम्र तक फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए और माँ बाप का दायित्व उसमें क्या समझाया गया है? देखिए, फ्रॉम द एज ऑफ 6 टिल द एज ऑफ 14 इयर्स इसे एलिमेंट्री एजुकेशन कहा गया है। ये तो बेसिक है, बेसिक शिक्षा जी, ये बेसिक शिक्षा है, ये तो अधिकार है हर बच्चे का भारतवर्ष के अंदर। और इसी चीज को फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी इनकॉर्पोरेटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 15A कैपिटल ए का स्मॉल सब क्लॉज के जो है वो इन्फोर्स करता है, वो कहता है कि हर पेरेंट्स और गार्जियन इन लोगों का एक उत्तरदायित्व है, ये ड्यूटी है कि वह अपने बच्चे को एलिमेंट्री बेसिक एजुकेशन दिलवाएं। ठीक है, इस वक्त मध्य प्रदेश से अनिल कुमार हमारे दर्शकों में जुड़ चुके हैं। अनिल, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? अनिल, बहुत साफ आपकी आवाज ऐसा नहीं आ पा रही है। आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच चुका है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको कॉल करेगी, जल्द कॉल करेगी और आपकी समस्या सुनकर बेहतर सहायता आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। अच्छा जी, ये कानून हमारे पास है, हालांकि 2002 में जो कहा जाता है कि अमेंडमेंट आया था, 2010 में जाके इसको एग्जीक्यूट किया गया, लेकिन अभी भी आप इसको प्रिवेल लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे एक बच्चा इस अधिकार को पा सकता है, उसके बारे में बहुत साफ तस्वीर सामने नहीं आ पाई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी अनंत कि ये जो अधिकार है हर बच्चे का, तो बच्चा तो उस वक्त इतना छोटा है कि उसके वो अपने राइट को अवेल नहीं कर सकता, लेकिन ये दायित्व हम बड़े लोगों पर है, उनके पेरेंट्स पर है, गार्जियंस के ऊपर है। किसी तरह का कोई पीनल प्रोविजन इस एक्ट के अंदर नहीं है। ये जो एक्ट आया है आफ्टर द अमेंडमेंट 2010 से है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। तो इसके अंदर कोई पीनल प्रोविजन नहीं है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ये
पीनल प्रोविजन आपके आप अट्रैक्ट होगा, लेकिन ये हमारा एक दायित्व है, हमारी एक ड्यूटी है। और किसी भी कोई इंसान है, कोई एनजीओ है, कोई मनुष्य, अगर उसे पता लगता है कि कहीं एक बच्चा है जिसको की एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, उसे स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, तो वह वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, म्युनिसिपैलिटी है, उन्हें लिख के दे सकता है, अपराइज कर सकते हैं इस बारे में। और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, स्टेट गवर्नमेंट की एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ड्यूटी, ये देखना कि इस एक्ट की पालना हो। ठीक है, लेकिन अगर इस बात को लिखा जाता है किसी कंसर्न अथॉरिटी को, तो पहली बात तो लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए किसके नाम वो लेटर लिखा जाना है, सूचना किसको देनी है, तो इस बारे में भी अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर उस बच्चे की शिक्षा का इंतजाम हो भी जाता है, तो जो स्कूल की फीस वगैरह होगी, जो उसके किताबों का खर्च होगा, पढ़ने का खर्च होगा, ट्यूशन फीस होगी, वो सब फीस का इंतजाम कहाँ से होगा? देखिए, ये एक्ट जो है वो उसका जो टाइटल है वही फ्री एंड कंपलसरी है, तो उन बच्चों पर लागू नहीं है जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये फ्री है। और जो म्युनिसिपैलिटी स्कूल्स होते हैं, जो स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित हैं या फिर जो एडेड स्कूल्स हैं, वहाँ पर तो ये एजुकेशन, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो फ्री है इस तरह के बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल आपको ये भी पता होगा कि प्राइवेट स्कूल्स में भी कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व रखी गई हैं ऐसे लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली वीक हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार अपने कई निर्णयों में इस तरह की बातें कही हैं कि ये एक बेसिक जो शिक्षा का अधिकार है वह हर बालक का है, बेसिक शिक्षा का अधिकार। 2011 का एक बहुत अच्छा फैसला था जिसके अंदर स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदर का फैसला था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि किसी भी जो चाइल्ड है उसको ये बेसिक शिक्षा का अधिकार है और वो इररेस्पेक्टिव होगा उसकी सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से। ठीक है अर्चना, वापस मैं लौटूंगा। इस वक्त घनश्याम हमारे दर्शक हम जुड़ चुके हैं। घनश्याम, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं ये जानकारी चाहिए मुझे जी। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद। घनश्याम, बहुत साफ आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप थोड़ा जोर से बोले, आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। हेलो 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 जी। हाँ, मैं यूपी से बोल रहा हूँ। मैं यूपी मेरा घर है, मैं अभी अहमदाबाद में रहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग शहर में रहते हैं तो बच्चों को जूनियर से लेकर 10th तक 12th तक जो भी आइडेंटिटी कार्ड होता है हर बच्चों के पास स्कूल का, लेकिन गांव में ऐसा स्कूल है नहीं है कि उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया जाता है, स्कूल वाले नहीं देते। घनश्याम, आपकी पूरी बात मैं समझ नहीं पाया हूँ। अगर अर्चना जी, अगर आप बात समझ पाई हूँ। नहीं, मैं थोड़ा क्लैरिटी नहीं थी इनके बिल्कुल, आपकी आवाज में क्लैरिटी घनश्याम नहीं है, शायद कोई नेटवर्क इशू हो सकता है उसकी वजह से। आपका नंबर हमारे पास पहुंच चुका है, तो निश्चिंत आप रहिएगा। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आपको बिल्कुल कॉल जाएगा, आपकी समस्या सुनकर बेहतर सहायता निश्चित तौर पर आप तक हमारी तरफ से जरूर पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग जुड़ने के लिए। मैम, जो हम लोगों ने बात की थी कि म्यूनसिपैलिटी के स्कूल्स में या फिर बच्चों को एडमिशन दिलाया जाता है, या फिर जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें भी कुछ सीट्स रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने जो देखा है कि प्राइवेट स्कूल्स या जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बहुत कम ऐसी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं कि ऐसे बच्चों को एडमिशन वो लोग देते हैं। तो पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा आपसे कि अगर ऐसे बच्चों को स्कूल से एडमिशन देने से मना कर देता है प्राइवेट स्कूल, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं? दूसरा सवाल ये कि क्या ये उनके साथ जस्टिस माना जाएगा इस चीज़ को कि जो समाज में पहले ही आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी बच्चों की एजुकेशन भी ऐसी जगह कराया जाए जैसे कि म्यूनसिपैलिटी स्कूल, जिनकी एजुकेशन का स्तर बहुत बेहतर नहीं होता, सरकार इस बारे में लगातार काम करती रहती है हालांकि, तो एजुकेशन भी अगर वैसी ही हो तो फिर उनका उत्थान हम लोग कैसे कर पाएंगे? अनंत, पहले हम म्युनिसिपैलिटी स्कूल्स या जो सरकारी स्कूल्स हैं उन पर आएंगे जी। आप सही कह रहे हैं, स्तर वैसा नहीं है आज। अगर हम जो अफोर्ड कर सकते हैं लोग, अगर आप हमें ऑप्शन दें कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे या ऑब्वियसली प्राइवेट स्कूल्स में, तो हम लोग भी प्राइवेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की वजह से। हालांकि सरकार की कोशिश रही है, और ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही दायित्व है कि वे देखें कि जो सरकारी स्कूल्स हैं उनका भी जो शिक्षा का स्तर है वो अच्छा हो। इस एक्ट के अंदर भी उन्होंने बाकायदा रूल्स के अंदर और एक्ट के अंदर भी यह क्लैरिफाई किया है कि स्कूल कैसा होना चाहिए,
कितने क्लासरूम्स होने चाहिए, उसमें प्लेग्राउंड की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, उसके अंदर टीचर और प्यूपल का जो रेशियो है वह भी बताया है। किसी भी हाल में 1:40 1 टीचर पर 40 स्टूडेंट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन देयर हैज़ टू बी अ हेडमिस्ट्रेस ऑल्सो, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस ऑल्सो टू टेक केयर। तो ये सब कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उनका इन्फोर्समेंट हो ये देखना हमारी सरकार का, जो लोकल वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका काम है ये देखना कि इन सभी चीज़ों पे प्रॉपरली ध्यान दिया जाए, उनको मुकम्मल कराया जाए। क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा है वह सर्वोपरि है हमारे लिए। तो ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों का सही तरह से इन्फोर्समेंट किया जाए। व्यवस्था में जो परिवर्तन की गुंजाइश है उसके बारे में सवाल है मेरे पास एक, लेकिन उससे पहले रमेश हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। रमेश, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? आप तक आवाज रमेश हमारी पहुंच रही है? रमेश, आपका नंबर हम तो जरूर पहुंच गया, आपकी तरफ हमारी तरफ से कॉल जरूर जाएगा। मैम, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर प्राइवेट स्कूल्स में जो एक कैटेगरी रखी जाती है या फिर एक परसेंटेज नंबर ऑफ सीट्स रखी जाती हैं ऐसे बच्चों के लिए, वो अलग अलग क्लासेस के हिसाब से रखी जाती है कि हर क्लास में इतने बच्चे हो सकते हैं, या फिर टोटल स्कूल में इतने बच्चे हम लोग ऐसे रख सकते हैं जिनको कि फ्री एजुकेशन देना है हम लोग को? और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं स्कूल्स, तो उनके खिलाफ एक वॉलंटरी तौर पर कोई क्या कदम उठा सकता है? अनंत, इसके अंदर ये नहीं स्पेसिफाइड है इस एक्ट के अंदर कि कितना परसेंटेज आपको सीट्स रखनी है, ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। लेकिन ये ज़रूर इसके अंदर है कि सभी तरह के सरकारी स्कूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है या स्टेट गवर्नमेंट रन करती है या म्यूनिसिपैलिटी जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ की वो रन करती है, एडेड स्कूल्स जो हैं, अनएडेड और प्राइवेट स्कूल्स, ये सभी इस एक्ट के तहत आते हैं। परसेंटेज ऑफ सीट्स इसके अंदर क्लैरिफाइड नहीं है, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा कि कुछ परसेंट सीट्स का रिजर्व्ड है प्राइवेट स्कूल्स में भी। अगर वो उसे अडेयर नहीं करते हैं तो बहुत, देखिए तो शिक्षा की कुछ नियम है, कुछ नीतियां हैं जो सरकार बनाती है। अगर उन जो स्कूल्स हैं उन्हें चाहिए कि अगर उन्हें गवर्नमेंट का सहयोग मिले तो उन्हें उसको फॉलो करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट के ने नीतियां बनाई हुई हैं। और हम लोगों को भी ये देखना होगा कि हमारे एरिया में जो जिस तरह के स्कूल्स चल रहे हैं क्या वे ठीक तरह से काम कर रहे हैं। कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ले दी है तो कुछ हम लोगों का जो कि आम नागरिक है हमारा भी फर्ज है कि हम देखें कि उन नियमों का पालन बेहतरी से किया जा रहा है। ठीक है, एक अगर कोई वॉलंटरी तौर पर एक अपने आप कोई ऐसा कदम उठाता है कोई व्यक्ति की, अगर कोई किसी स्लम एरिया में जाकर वहाँ पर जो बच्चे रहते हैं या फिर रेड पे हम लोग देखते हैं सिटीज़ में ही कि बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं वहाँ पर, भीख भी लोग बच्चे मांगते आते हैं, तो ऐसे बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराया जाए। जी, बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो चाइल्ड राइट्स पर काम कर रही हैं, चाइल्ड एजुकेशन पे काम कर रही हैं। वह भी देखती हैं कि इस तरह के बच्चों को एजुकेशन दी जाए, उन्हें स्कूल में दाखिला कराया जाए। मिड डे मील्स आपने देखा स्पेशली प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चलाती है ताकि एक बेसिक वो बताया जाता है कि क्योंकि खाने तक की कमी है लोगों के पास, तो जब आप स्कूल जाएंगे तो वहां पे आपको खाना भी मिलेगा। तो ये मिड डे मील का जो कार्यक्रम है वो इसीलिए चलाया गया है ताकि एक ये इंसेंटिव, शुरू में तो आपको कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा क्योंकि बच्चे छोटे हैं और उनके माँ बाप उनको एक तरह से मजदूरी की तरह उनसे मजदूरी भी करवाते हैं। तो उन्हें एक इंसेंटिव दिया जाता है कि ये आप अगर अपने बच्चे को वहां भेजेंगे तो आपको वहां भेजेंगे तो खाना भी मिलेगा और उसके साथ साथ उनकी पढ़ाई भी होगी। तो काफी एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं। देन इंडिया इज ऑल्सो अ साइग्नेटरी टू वेरी मैनी यूएन की जो हमारी कमिटीज हैं उसका, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम उन यूएन के साथ रहना चाहते हैं, चलते हैं, तो ज़रूरी है कि हम उन सारे जो चाइल्ड राइट्स हैं उनके प्रति भी अपनी उत्तरदायित्व निभाएं। ठीक है, इस वक्त हैप्पी सिंह कानपुर से हमारे दर्शक। हैप्पी, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं मैम से पूछना, मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैं पूछना चाहता हूँ क्या कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट में भी रजिस्ट्रेशन हाई कोर्ट में दोनों जगह रजिस्ट्रेशन करा सकता है कि नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ मैम से। आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं? केसेस की? जी हाँ, एज ए कोर्ट, एज ए वकील के रूप में दो जगह, मतलब कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और साथ में ही हाई कोर्ट में भी करा सकते हैं कि नहीं, बहुत कट रही है, लेकिन जहाँ तक आपकी आवाज बात समझ पा रहा हूँ जी,
अच्छा, शायद सवाल का यही कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई एक व्यक्ति एक वकील के तौर पर क्या रजिस्ट्रेशन करा सकता है दोनों तरफ? जी देखिए, आपको किसी कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता। आप बार काउंसिल के अंदर, एडवोकेट्स एक्ट है, बार काउंसिल के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होता है। और अगर आप एक लॉयर है, आपने LLB किया है, आजकल एक बार एग्जाम भी होता है, वो आपने पास किया है, आप हिंदुस्तान की किसी भी अदालत में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट फ्रॉम ट्रायल कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अच्छा यही होगा कि आप थोड़ा, अगर शुरुआत में अगर हैं तो नीचे से थोड़ा प्रैक्टिस करके अपना बेस बनाएं, और उसके बाद आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां चाहें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, इस वक्त बिजनौर से संदीप हमारे दर्शक। संदीप, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी संदीप। भाई साहब, मैं रेलवे में काम करता हूँ जी और पिछले 5 साल से डिपार्टमेंट से लड़ रहा हूँ। जी। कहानी ये हुई कि वहाँ पर रेलवे में यूनियनबाजी बहुत है, तो अपोजिट यूनियन ने मेरे खिलाफ साजिशें रची। पहले तो सेक्सुअल हरेसमेंट का केस लगवाया जी। उस समय मैं ड्यूटी पे ही नहीं था, मतलब वहाँ था ही नहीं, वो ड्यूटी पे था बाहर। वो चीज खारिज हुई। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ फैमिली डिस्प्यूट करा दिया और आधार बना के कभी तो उन्होंने जांच कमेटी बैठा दी, जबकि इससे पहले कभी बाहर एक्सटर्नल मैटर के लिए डिपार्टमेंट जांच कमेटी बैठा नहीं सकता। उन्होंने बैठाई और बैठाने के बाद उसके बाद मेरा ट्रांसफर फिरोजपुर डिवीजन रिकमेंड कर दिया जी। मैंने उनसे डॉक्यूमेंट मांगे तो उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिए। जब डॉक्यूमेंट फिर मैंने RTI से मांगे, RTI से मांगे तो CIC ने 1.5 साल बाद आदेश किया, पूरी फाइल की कॉपी दे, इनका ट्रांसफर क्यों किया गया। तो डिपार्टमेंट सर, एक काम कीजिए, आपकी समस्या, चूंकि घटनाक्रम बहुत सारे हैं इस चीज में, तो संभव था एक ही चीज है। तो मेन चीज ये है कि मेरी फाइल को 5 साल से दबा के बैठे हुए हैं रेलवे के अधिकारी। हाँ ठीक है संदीप, एक बेहतर होगा, उस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। जी बेहतर होगा संदीप कि अपना जो तमाम जो घटनाक्रम रहे हैं, उसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आपके पास हैं खुद के सेफगार्ड के लिए, वो तमाम चीजें आप एक बार हम तक भेज दीजिएगा। उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि आगे की कार्रवाई के बारे में आपको कुछ भी सजेस्ट हम लोग कर पाएं। अर्चना जी। अनंत, इन्होंने कहा कि मेरा ट्रांसफर किया गया, तो एक डिपार्टमेंट में आप हैं, ट्रांसफर करना अगेंस्ट नहीं है आपके। अगर आपका नॉर्मली भी ट्रांसफर्स होते ही हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो आपके लिए एक तरह का पनिशमेंट था। बाकी आपने कहा कि एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आपके ऊपर किया गया, अगर आप उससे बाहर आ गए हैं तो ये सब कई बार ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आपको लग रहा है कि आपके अगेंस्ट है, लेकिन अगर फाइल दबा के बैठे हुए हैं तो उसका आपके ऊपर इसका विपरीत प्रभाव क्या है। आप नौकरी कर रहे हैं, जहां पर आपका ट्रांसफर किया गया है वहां पर आप कर रहे हैं, तो आपके अगेंस्ट ये चीज कैसे है और इस वक्त आपके ऊपर किस तरह की कानूनी आपके सामने मसला है, ये आप जरूर अपने कागज भेजिए तो हम आपको बेहतर बता पाएंगे। एक बात जो मैं अर्चना जी आपसे जानना चाहूँगा, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि जो सरकारी स्कूल हैं उनका स्तर बेहतर किया जाना चाहिए, लगातार ऐसे बच्चों को 14 साल की उम्र तक फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, उनका अधिकार है। देखिए ऐसी व्यवस्था में जहाँ पर कि 2002 में अमेंडमेंट होता है, 2010 में जाकर उस चीज़ के ऊपर काम शुरू हो पाता है, 8 साल का अंतर वहाँ पर आ जाता है। ऐसी व्यवस्था के भीतर इन तमाम चीज़ों पर काम हो पाएगा या हर बच्चे का जो अधिकार है उसको वो अधिकार दिला पाएंगे, इसको इंश्योर कैसे किया जाए? क्या इसके लिए किसी व्यवस्था में किसी संशोधन की जरूरत नहीं है? देखिए, ये संशोधन के बाद ही ये एक्ट आया है। मुझे लग रहा है आपकी बात सही है अनंत, मैं इससे वाकिफ रखती हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिव हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे जो देश का आप देखिए बहुत मेजर वर्ग हमारे जो देश का है वो गांव में रहता है, वहाँ पर इतने लोगों को अपने अधिकारों के बारे में इतनी समझ नहीं है, पता नहीं है। तो जब तक उन्हें पता नहीं होगा, और शिक्षा जरूरी है, उसका आगे चल के क्या फायदा होने वाला है यह भी लोगों को इतना पता नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतना ज़्यादा उनके पास आमदनी होगी। तो ये कहना कि आप बच्चे को 14 साल तक केवल पढ़ाई कराइए, तो उसको समझाने में, उनको उनके बात में, दिमाग में ये बात पूरी तरह बैठाने में समय तो जरूर लगेगा, लेकिन हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या क्या क्लियर गाइडलाइंस दी गई हैं इस बारे में, मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का,
और टाइम एंड अगेन उन्होंने अपने जजमेंट्स के थ्रू ये बात कही गई है कि जो बेसिक शिक्षा का अधिकार है वो हर बच्चे को दिलाना चाहिए। गवर्नमेंट्स को टाइम एंड अगेन इस तरह के निर्देश दिए जाते हैं कि वे देखें कि इस जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स गारंटीड हैं उनकी अवहेलना न हो। रिट्स हैं जो कि फाइल कर सकते हैं, काफ़ी सारी रिट्स एनजीओज फाइल भी करते हैं अगर कहीं ये पाया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली रिट फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा 226 के अंदर हाई कोर्ट्स को पावर है कि रिट जुरिस्डिक्शन में उनके सामने हम जाके हम इस चीज़ को बता सकते हैं अगर कहीं पे इस तरह के कुछ वाक़ये सामने आए हैं जहां पे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बेहतर जानकारियाँ शिक्षा के अधिकार में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को निहायती तौर पर इससे फायदा होगा और एक वो बालक जो कि अभी तक शिक्षा नहीं पा पाता था, अब आपके अंदर भी ये जागृति है कि अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई लोग हैं तो आप एक बेहतर कॉज के लिए सामने आ सकते हैं, उनको शिक्षा का अधिकार के द्वारा दिला सकते हैं। लेकिन हेल्पलाइन में फिलहाल से इतना, कहीं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार रिपीट पर जारी रहेंगी।